Hello everyone, this is my second lecture in the series of NCERT books. इस सीरीज में हम लोग क्लास 12th NCERT हिस्ट्री की जितने भी चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन कवर कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर्स की खास बात ये है कि ये इतने बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं उनको मैंने AI के माध्यम से छोटा बनाया है, उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाली है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हम सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें कोई पीएचडी नहीं करनी, हमें केवल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे डेटाज चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकें। तो इसी के तहत मैंने ये मुहिम शुरू की है कि मैं आपको एनसीईआरटी के पहले जितनी भी एनसीईआरटी बुक हैं जीएस में जो आती हैं उन सभी के चैप्टर्स का एआई के माध्यम से कंसाइज फॉर्म करूँगा और समराइज फॉर्म आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे पास टाइम कम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए, कम टाइम में हमें अच्छी प्रिपरेशंस करनी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक-एक जैसे जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारी बुक्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप कम समय में उस सारे चैप्टर्स को याद कर सको, क्योंकि आप एक बार पढ़ोगे, ठीक है, फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि आपको इसमें रीडिंग आपको आपको डेटा चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें से। आपसे कोई कहानी नहीं पूछने वाला एग्ज़ाम्स में, आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन तभी याद रहेगी जब आप उन सारे जो चैप्टर्स हैं उसको छोटा करके पढ़ोगे, उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे और उसको बार बार रिवाइज करोगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये सेकंड चैप्टर, इसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस चैप्टर में हम लोग टाइमलाइन की बात करें तो ये हम लोग 600 बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा के बीच में जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे इंडिया में, इंडिया की भूमि पर, हम उसको स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। आई होप आपको पता होगा बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा क्या होता है। तो इसमें हम लोग ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो सिविलाइजेशन, जो अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन डेवलपमेंट था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन का डेवलपमेंट हुआ था, हड़प्पन साइट्स का। उसके बाद वैदिक कल्चर आया। वैदिक कल्चर का डिक्लाइन होने के बाद फिर शुरू होता है महाजनपदास का दौर। महाजनपदास 600 बीसी से ये शुरू हो जाता है। 16 महाजनपदास, पहले 16 आपको सबको पता है, 16 मतलब 16 मैथ्स का नंबर है। उसके बाद महाजनपदास। महाजनपदास क्या होता है? महाजनपदास महानगर को कहते हैं। जैसे आज के टाइम पे कौन कौन से महानगर आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब महानगर हैं। तो उस टाइम पर ये 60 महाजनपदास पाए गए थे। मतलब ऐसा मेंशन है, ये कहाँ मेंशन है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक एंशियंट लिटरेचर बुक है। और अर्थशास्त्र में भी महाजनपदास का मेंशन है। तो वहाँ से हम लोग को ये एविडेंस मिलता है कि 16 महाजनपदास उस टाइम पर थे। कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जैसे जना, जना अगर कोई टर्म आएगा तो जना पीपल को भी रेफर करते थे, ट्राइब को भी रेफर करते थे। पहाड़ा, पहाड़ा मतलब फूट सेटलमेंट, मतलब फूट यानी पैदल चलने वाले सिपाही को भी बोलते थे। महा मतलब ग्रेट। सिग्निफिकेंस क्या है इस महाजनपदास का? यहाँ पे ये सोसाइटी ट्राइबल से स्टेट फॉर्म में आ गई थी। मतलब यहाँ पे स्टेट मतलब एक राजा होने लगा था। पहले पहले वैदिक कल्चर में एक वो ऐसे ट्राइब का, मतलब ट्राइब का केवल राज रहता था जिसमें से सभी बराबर रहते थे। लेकिन महाजनपदास में राजा राजा का सिस्टम आ गया था। बिगनिंग ऑफ एक राजा होगा और बाकी प्रजा होगी। अर्बन सिविलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया। और इस पीरियड में एक मेन बात जो जो कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से इस सिविलाइजेशन को जो डिफरेंट बनाता है वो है डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। इस महाजनपदास में कॉइनेज का डेवलपमेंट, मतलब सिक्कों का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। फिर इसी टाइम पे ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म भी, ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इसी टाइमलाइन पे स्टार्ट हुए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 16 महाजनपदास थे। अब 16 महाजनपदास में आपके आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम मगध की बात क्यों करते हैं?
क्योंकि मगध आपका पहली बात तो इसकी लोकेशन जान लीजिए, ये इस टाइम के जो बिहार है वहाँ पे मगध का लोकेशन है, वहाँ पे मगध पहले हुआ करता था। ठीक है, अब तो नाम वगैरह चेंज हो गए, तो अब वो नहीं, अब मगध के नाम से नहीं जाना जाता है। तो मगध के फेमस होने का मेन रीज़न क्या था? अगर रीज़न तो बहुत सारे थे, लेकिन अगर मेन रीज़न माने तो फर्टाइल गंगेटिक प्लेन था। फर्टाइल गंगेटिक प्लेन से क्या होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होगी। गंगा रिवर थी, आप सभी जानते हैं कि बिहार में भी गंगा रिवर बहती है, तो उसको एक 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 जगह से अपने सामान को दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। सो इकोनॉमी के लिए भी गंगा रिवर को यूज़ किया जा रहा था। आयरन ओर से आप क्या करोगे? जैसे आयरन ओर आजकल के झारखंड में बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो उस टाइम पे आयरन ओर हुआ करते थे। आयरन ओर से आप आयरन के टूल्स बना सकते हो और कुल्हाड़ी बना सकते हो, एक्स बना सकते हो। कुल्हाड़ी से आप क्या कर सकते हो, कुल्हाड़ी से आप जंगल को काट सकते हो और वहाँ पे खेती कर सकते हो। तो ये भी इकोनॉमी के लिए मार्जिन पोटाश की बहुत ज़रूरी था। और एलिफेंट भी वहाँ पे लार्ज नंबर में पाए जा रहे थे, इसीलिए ये सब कारण थे मगध के ग्रो होने का। पॉलिटिकल फैक्टर क्या था? पॉलिटिकल फैक्टर ये था कि मगध में जो वहाँ का राजा था वो काफ़ी पावरफुल था बाकी राजाओं के मुताबिक। बिंबिसारा था वहाँ का पहला राजा, फिर अजातशत्रु आया। बिंबिसारा ने मगध को ही मजबूत किया और अजातशत्रु ने टेरिटरी आगे बढ़ाई। तो अजातशत्रु के बाद आता है महापद्मनंदा। महापद्मनंद ने आर्मी के लिए जाना जाता है, इसने आर्मी को पावरफुल किया। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल की टाइमलाइन। पहले मगध की कैपिटल क्या थी? राजगीर थी। पहले कैपिटल क्या थी? राजगीर थी। उसके बाद पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र कब चेंज हुआ? 4th BC में ये चेंज हुआ था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, इंगेजिंग लग रहा होगा। मौर्यन एम्पायर लाइक करना ना भूलें आप। अब मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी एम्पायर थी? हर्यका एम्पायर थी। फिर उसके बाद शिशुनागा एम्पायर आई। उसके बाद आया मौर्यन एम्पायर। नहीं, पहले आया हरक्का डायनेस्टी आई थी सबसे पहले आपकी। एक सेकंड। सबसे पहले आपकी हर्यक्का डायनेस्टी आई थी। उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी आई थी। उसके बाद आपकी आई थी नंदा डायनेस्टी, जिसमें महापद्मनंदा था। महापद्मनंदा के बाद आपकी मौर्यन डायनेस्टी आई थी। मौर्यन डायनेस्टी आई थी, ठीक है। तो अब मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। मौर्यन डायनेस्टी आपकी मेन डायनेस्टी थी, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। मौर्यन एम्पायर की टाइमलाइन जान लीजिए। 321 BC से 185 सी कॉमन एरा तक थी इसकी टाइमलाइन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। अशोका द ग्रेट, आप सभी लोग नाम तो पता ही होगा अशोका का। 5 सेंटर्स थे इसके, ये पढ़ेंगे। इसके डिक्लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य। आइए चंद्रगुप्त मौर्य की अब बात कर लेते हैं। आप सभी लोग नाम तो सुने होंगे चंद्रगुप्त। इसने धनानंदा को हराया था, जो कि नंदा डायनेस्टी का एक रूलर था, उसको हरा के, और कौटिल्य के साथ मिलके मगध का कार्यभार संभाला था, मगध की सत्ता संभाली थी। इसके अचीवमेंट्स क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के? इसने मौर्यन एम्पायर का एक तो फाउंडर है। आपको कोई पूछेगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो आप बोलिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसने सेल्यूकस निकोटर, एक ग्रीक रूलर था, उसको हराया था। ये अपने जो जितना भी इसका साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको अफगानिस्तान तक एक्सटेंड कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैपिटल क्या थी इनके टाइम पे? मगध की पाटलिपुत्र थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य, आप सभी लोग सोचोगे ये कहाँ से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई? ये जानकारी हमें प्राप्त होती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य ने लिखी थी, मेगास्थनीज
जो एक एम्बेसडर था ग्रीक का, उसके अकाउंट से, उसके उसके डायरी से, उसके बुक से प्राप्त होती है। बुद्ध और जैन जैन टेक्स्ट में भी चंद्रगुप्त मौर्य और मुगल एम्पायर का जिक्र मिलता है। अब आइए थोड़ी बात कर लेते हैं अशोका द ग्रेट की। आपने जरूर ये मूवी देखी होगी। तो अशोका द ग्रेट की जो टाइमलाइन थी वो 272 से 231 बीसी तक थी, मतलब बिफोर, मतलब कॉमन एरा से पहले उनका शासन खत्म हो गया था। आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा कलिंगा वार के बारे में। कलिंगा वार एक ऐसा वॉर था जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि अशोका द ग्रेट का हृदय परिवर्तन हो गया था, और उसने वो वॉर की जगह बुद्ध घोष धर्म घोष से बुद्ध घोष में परिवर्तित हो गए थे। वो अब धर्म की तरफ चल दिए थे। इस वॉर के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। ये धर्म की तरफ इनका परिवर्तन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अशोका धम्मा पॉलिसी, इसके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। इनकी पॉलिसी, अशोका की जो धम्मा पॉलिसी पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत क्या कौन कौन से कोर प्रिंसिपल्स थे। पहला था, आप अपने रिस्पेक्ट करो, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। रिलीजियस टॉलरेंस, सभी रिलीजन के प्रति टॉलरेंस रखो। सभी के प्रति दयालुता रखो। जेनरसिटी होनी चाहिए। नॉन वायलेंस रखो। नॉन वायलेंस एक मेजर एस्पेक्ट है इसका। रॉक्स एंड पिलर एडिक्ट। अब आप सभी सोचोगे ये धम्म जो पॉलिसी थी वो कैसे लोगों तक पहुंची थी, वो प्रिंसिपल था। इसने अशोका ने बहुत सारे रॉक्स और पिलर्स एडिक्ट्स बनाए थे, जिसपे ये लिखवाया था क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं अशोका के धम्म की। अब मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। इसके 5 प्रोविंशियल सेंटर्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। पहले पाटलिपुत्र, जिसको कैपिटल कहते हैं, कैपिटल भी थी। तक्षशिला, तक्षशिला आपको कहाँ मिलेगा, तक्षशिला आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। ये इसको यहाँ से ट्रेड रूट भी पास होता था, सिल्क रूट, जो कि चाइना का रूट था, उससे भी पास होता था। उज्जैनी, उज्जैनी एक वन ऑफ द सेंटर था। तो तोसाली कोस्टल सेंटर था, ये कोस्ट में मिलता था। स्वर्णगिरी पे गोल्ड माइंस थी। एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। वेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, टैंक्स देखने को मिल जाएंगे, कैनाल देखने को मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड और कॉइनेज के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ट्रेड एंड कॉइनेज सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ का कैसा था, कहाँ कहाँ से इंडिया ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे। सेंट्रल एशिया से ट्रेड कर रहा था, साउथ ईस्ट एशिया से कर रहा था, अफ्रीका से कर रहा था, रोम से कर रहा था। कौन कौन से ऐसे ऐसे गुड्स थे जिसको एक्सपोर्ट कर रहा था भारत। पेपर हो गया, टेक्सटाइल कपड़े हो गए, जेम्स, स्पाइसेस, मसाले। इंपोर्ट्स मतलब क्या क्या जरूरत, हॉर्सेस क्यों इंपोर्ट कर रहा था, क्योंकि युद्ध में जरूरत पड़ती है हॉर्सेस की। सिल्क कपड़े बनाने के लिए इंपोर्ट कर रहा था, इतना सिल्क नहीं होता इंडिया में। गोल्ड को इंपोर्ट कर रहा था, आइवरी को इंपोर्ट कर रहा था इंडिया, या मगध एम्पायर आप ऐसा बोल सकते हो। कॉइनेज इवोल्यूशन, अब सिक्कों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे पहले जैसे आज आप सिक्के देते हो, देखते हो 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, तो सबसे पहले ये सिक्के का कैसे आया है भारत में, इसका हिस्ट्री क्या है। तो आप सबसे पहले 600 बीसी में पंचमार्क कॉइन ऐसा कॉइन होता था, जैसे आपके पास कोई मटेरियल है, आपके पास लोहे का कोई मटेरियल है, उसके पास उस पे आपने कुछ कुछ उस पे मार्क कर दिया, उसको उसको उस पे कोई डिजाइन प्रेस कर दी उसको गर्म करके, तो वो एक छाप बन जाता था, उसको पंचमार्क कॉइन कहते थे। इंडो ग्रीक ने 200 बीसी में गोल्ड कॉइन्स लेके आए। कुशाना ने भी गोल्ड कॉइन्स छापे, गुप्ता ने भी गोल्ड कॉइन छापे। तो गोल्ड कॉइन का सिस्टम यहाँ से चालू होता है, इंडो ग्रीक से। ये पंचमार्क सिल्वर कॉइन होते थे बेसिकली।
कि कहाँ कहाँ से सोर्स मिलते हैं। सोर्स में तो आप बस ये टेक्स्ट वाला याद रखना कहाँ कहाँ से। अर्थशास्त्र में हम लोग को महाजनपदास का जिक्र मिलता है, जटाकाश स्टोरीज में मिलता है। जटाकाश स्टोरी किसकी थी? बुद्ध की थी, बुद्धिज्म की है। संगम लिटरेचर में जिक्र मिलता है, मेगास्थनीज की बुक में जिक्र मिलता है। मेगास्थनीज ग्रीक का एम्बेसडर था। आइए आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर में। 16 महाजनपदास के बारे में हम लोग को जानने को मिलता है इस चैप्टर में। 16 महाजनपदास उस वक्त हुआ करते थे, कब? 600 BC में, जिसमें से मगध आपका बहुत सब मोस्ट पावरफुल था। मगध में भी जितने पॉलिटिकल डायनेस्टीज आई उसमें मौर्यन एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था और सबसे ज़्यादा सालों तक उसने राज किया था। मौर्यन एम्पायर में अशोका द ग्रेटेस्ट, आपके उसके बारे में पढ़ोगे। इकोनॉमी कैसे मजबूत थी मौर्यन एम्पायर की? आयरन का वहाँ पे प्लबसेयर था, मतलब आयरन के जो क्या कहते हैं, हल होता है, हल वो उसमें आयरन का यूज़ हो रहा था, तो उससे खेती ईजी हो गई थी। ट्रांसप्लांटेशन किसका करते थे? राइस, मतलब कि वो चावल की जो खेती होती थी उसमें ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसेस होता है, उसका यूज़ करते हैं, तो उससे मजबूत हुई थी इकोनॉमी। ट्रेड नेटवर्क थे, आपने अभी ऊपर पढ़ा कि साउथ ईस्ट में भी, सेंट्रल एशिया में भी ट्रेड होते थे, हर दिशा में ट्रेड होते थे। कॉइन भी आना चालू हो गए थे मगध एम्पायर में। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी। अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए रिवीजन करते टाइम। सारे महाजनपदास हैं उसमें उसकी लोकेशंस आप देख लीजिए एक बार मैप में, बस आपको याद नहीं रखनी, आप बस ये एक उसके नाम देखिए और किधर है ये देख लीजिए, नॉर्थ में, साउथ में, कि वेस्ट में, कि ईस्ट में, कि नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, ऐसे आप लोकेशन देख लीजिए। अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। कॉइन्स और उसके टाइप्स के बारे में मैंने आपको ये पढ़ा ही दिया है। एग्रीकल्चरल इनोवेशन ये कुछ खास नहीं है। ट्रेड रूट्स ये भी कुछ खास नहीं है। अशोका की धम्मा पॉलिसी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर, दूसरा लेक्चर पसंद आया होगा। और मैंने आपको इस जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है वो ये 25 या 26 पेज का है, जिसको मैंने शॉर्ट करके 8 या 7 पेज में कर दिया है ये आपके लिए, और इसमें से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। कैसा लगा मेरा लेक्चर आप सभी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और हो सके तो लाइक करिएगा। आपको मुझे पता है इससे अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और अभी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी सारे मेंस एग्ज़ाम्स लिखे हैं, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछा जाता है बेसिकली। तो आपको एज अ बिग ब्रदर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, और आपके जो भी सपने हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं। सो धन्यवाद।